हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है हमारे इस यूट्यूब चैनल ओपन स्टडी एरिया पर। शाम के 8 बज चुके हैं और ये समय है आप सभी के लिए लाइव सेशन में जुड़ने के लिए हमारे साथ, जो कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2.0 या 3.0 या यूँ कहें कि बिहार बीपीएससी शिक्षक भर्ती के अभी 3.0 के लिए सेशन चल रहे हैं। इसमें हिंदी और इंग्लिश के जो प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को रखा जा रहा है जो क्वालिफाइंग पेपर से है। आज के इस सेशन में आपके लिए टारगेट जो होगा वह कुल मिलाकर के जो है कम से कम 18 क्वेश्चनों का रखा जाएगा। यदि आप 18 क्वेश्चन कर जाते हैं तो आप बिल्कुल, आपकी तैयारियां बिल्कुल हिंदी और इंग्लिश के लिए मुकम्मल हो चुकी है, यानी कंप्लीट हो चुका है और अब आगे आपको बढ़ने की ज़रूरत है। तो शुरुआत करेंगे 1 से लेकर के 8 तक के अंग्रेजी के प्रश्न और 9 से लेकर के 30 तक कुल मिलाकर के हिंदी के प्रश्न होंगे। पहले आप 1 से लेकर 8 तक में कितने सही कर पा रहे हैं उसको देख लेते हैं, कमेंट जरूर करते चलिएगा। पहला प्रश्न है, पंडित नेहरू वाज डैश फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो याद रखेंगे इसमें ए भरेंगे, एन भरेंगे, ए एंड दोनों भरेंगे, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द इज, या नॉन ऑफ द एबव। तो पंडित नेहरू वाज, जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट लगा दिया गया है तो यहाँ पर आना चाहिए THE, यानी दी आना चाहिए, जो कि ऑप्शंस में नहीं दिया गया है। इस प्रकार से पहले प्रश्न का आंसर हो जाता है नॉन ऑफ द एबव, अर्थात ऑप्शन नंबर ई इसका सही आंसर हो जाएगा। दूसरा नंबर प्रश्न ये रहेगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट कर दीजिए। और दूसरा नंबर क्वेश्चन ये है कि विच इज अ मटेरियल नाउन। निम्नलिखित में से कौन एक मटेरियल नाउन है। देखना ये है मिल्क, ऑयल, राइस। याद रखेंगे मटेरियल नाउन वे सभी नाउन होते हैं जिसको मापा या तौला जाता है। मिल्क को भी तौला जाता है, ऑयल भी तौला जाता है, राइस को भी तौला जाता है। इस प्रकार से मोर देन वन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। यदि आपने भी ऑप्शन नंबर डी चुना है तो बिल्कुल आपका 2 अंक सही हो जाता है। फटाफट बढ़ते चलते हैं अपने तीसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ। तीसरा नंबर प्रश्न ये रहेगा कि द मेटल्स एंड मिनरल्स सेक्टर डैश करंटली हाईली वोलेटाइल। याद रखेंगे द मेटल्स एंड मिनरल सेक्टर्स डैश करेंटली हाईली वोलेटाइल। याद रखना है यहाँ पर मिनरल्स दिया गया है और मिनरल्स और उसके बाद मेटल्स दिया गया है। तो यहाँ पर मेटल्स और मिनरल्स ये दोनों चीज़ें दी गई हैं, इस प्रकार उसको एंड से जोड़ा गया है। इस तरह से यहाँ पर प्लूरल वर्ब्स के फॉर्म आने चाहिए। तो यहाँ पर देखना है वाज, इज, आर, या मोर देन वन ऑफ द एबव, या नॉन ऑफ द एबव। उम्मीद करते हैं कि आप इसका आंसर चुन चुके होंगे और तीसरे का सही आंसर हो जाएगा आर यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट की बात की जा रही है। उसमें ऑप्शन नंबर आपके पास हो चुका है सी। चौथा नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि इंडिया वेयर डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। इंडिया वेयर डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। इसमें से आपको जो ये रेड कलर में दिखाई दे रहा है वेयर डिक्लेयर्ड, क्या ये सही है, या वेयर डिक्लेयर्ड को हटा करके हम लोगों को वाज डिक्लेयर्ड करना चाहिए, या वेयर डिक्लेयर होना चाहिए, या वाज डिक्लेयर होना चाहिए। तो याद रखेंगे या फिर इनमें से एक से अधिक उत्तर होगा या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है पांचवे का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि वाज डिक्लेयर्ड करना चाहिए, क्योंकि यहां पर सिर्फ और सिर्फ वेयर गलत लगाया गया है। इंडिया वाज डिक्लेयर्ड द विनर ऑफ द क्रिकेट वर्ल्ड कप। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए बढ़ते चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। पांचवा नंबर प्रश्न है, सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। निम्नलिखित में से कौन सा ये वर्ड है जो कि आपके पास से क्या किया गया है, इनकरेक्ट वर्ड लिखा गया है। मिड डे जो है बिल्कुल सही लिखा गया है, एड्रेस भी सही लग रहा है, एक्योर भी सही लग रहा है। अर्थात निम्नलिखित में से कौन इनकरेक्टली वर्ड है। तो पूछा गया इनकरेक्ट कौन है, तो ये बाकी के सबके सब करेक्ट लिखे गए हैं, इसलिए नॉन ऑफ द एबव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऐसा नहीं कि आप पांचवे का डी चुन लीजिए कि एक से अधिक आंसर नहीं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है इनकरेक्ट, जबकि ये लिखा गया सभी के सभी करेक्ट, और इनकरेक्ट में क्या हो जाएगा नॉन ऑफ द एबव, क्योंकि सभी के सभी करेक्ट आंसर लिखे गए हैं। छठा नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर यह रहेगा, बहुत ध्यानपूर्वक देखिएगा। चूज द साइनोनेम्स ऑफ द विंडिकेट। याद रखेंगे विंडिकेट का जो साइनोनेम है उसको आप लोगों को बताने हैं। विंडिकेट का मतलब होता है सहमति, या फिर यूं कहें कि उसको अपने तरफ रखना। तो चूज द साइनोनेम्स ऑफ द विंडिकेट, ओपन खोलना, वेंटिलाइट, या फिर जस्टिफाइड। जस्टिफाइड का मतलब वही होता है न्यायपूर्ण कर देना, यानी कि सहमति दे देना। तो चूज द साइनोनेम ऑफ द विंडिकेट। विंडिकेट का
सही साइनोनिम होगा जस्टिफाई। छठे का ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। यदि आपने भी इसको ऑप्शन नंबर सी चुना है तो बिल्कुल सही है। एक आवश्यक सूचना, यदि बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 से संबंधित आप अगर हिंदी और इंग्लिश का या किसी अन्य विषय का अगर आप ई बुक चाहते हैं तो ये जो हमारे व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर आप व्हाट्सएप पर मैसेज करके ई बुक उसका आप 50 रुपये में परचेज कर सकते हैं। प्रश्न आपके सामने है, विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। निम्नलिखित में से कौन जो है पार्लियामेंट का एक पार्ट नहीं है। एमपी, एमएलए, वाइस प्रेसिडेंट। याद रखेंगे विच इज नॉट अ पार्ट ऑफ अ पार्लियामेंट। उम्मीद रखेंगे 7वें का सही आंसर आपके सामने हो जाएगा। एमपी तो पार्लियामेंट का होता है, एमएलए पार्लियामेंट से नहीं, ये विधानसभा से आते हैं। वाइस प्रेसिडेंट ये पार्लियामेंट से नहीं, उपराष्ट्रपति नहीं, बल्कि ये उपराष्ट्रपति का दूसरा होता है। तो ये उम्मीद करेंगे पार्लियामेंट का निर्माण जो होती है मुख्य रूप से किससे होती है, वो आपके पास एमपीज होते हैं और उसके बाद उसमें प्रेसिडेंट होता है। और एमपीज 2 किस्म के आते हैं, अर्थात कहने का मतलब राज्यसभा, लोकसभा और प्रेसिडेंट, यानी कि वाइस प्रेसिडेंट। और एमएलए जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा, यानी कि एमएलए हो गया, वाइस प्रेसिडेंट। ये जो पार्लियामेंट्री जो होते हैं उनके ये सदस्य नहीं होते हैं। सदस्य के रूप में वाइस प्रेसिडेंट जो है वह राज्यसभा का अध्यक्षता करता है, एमपी जो है वो लोकसभा का होता है, लेकिन एमएलए जो होता है उसमें नहीं होता है। ऑप्शन नंबर ए बी इसका सही आंसर हो जाएगा। एमएलए ये पार्लियामेंट का किसी भी हिसाब से भाग नहीं होती है, विधानसभा पर आते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं। 8वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जर्नलिस्ट। एक जर्नलिस्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। व्हाट इज अ मस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जर्नलिस्ट। निम्नलिखित में से कौन जर्नलिस्ट सबसे लिए जर्नलिस्ट के सबसे ज्यादा आवश्यक है। पेन, न्यूज या एक्सीडेंट। राइट आंसर है इसका कि सबसे ज्यादा जरूरी उसके लिए न्यूज होता है, क्योंकि न्यूज पर ही हर चीज बनाए जाते हैं। 8वें का बी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि 1 से लेकर के 8 तक जो हिंदी अंग्रेजी के मैंने प्रश्न रखा उसमें बहुत सारे आंसर आपने कमेंट जरूर किया होगा, सही पाया होगा। तो कितने सही किए हैं पहले 1 से लेकर 8 तक में जरूर आप हमें कमेंट कर दीजिए। और आज का टारगेट सेक्शन होगा 20+। याद रखिए 20+ लाने वाले व्यक्ति अपने आप को पूर्ण रूप से सुरक्षित समझ जाएंगे बीपीएससी टीआरई 3.0 के लिए हिंदी और इंग्लिश के क्वालिफाइंग पर। आइए बढ़ते चलते हैं अब अपने हिंदी के प्रश्नों के साथ। 9वां प्रश्न और हिंदी का जो पहला प्रश्न होगा वो ये है कि नदी शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द भेद का उदाहरण है। नदी शब्द निम्नलिखित में से किस शब्द भेद का उदाहरण है। सही आंसर है कि नदी जो है वह एक प्रकार का संज्ञा, नदी शब्द जो है निम्नलिखित में से क्या है, वह एक प्रकार का संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा। 9वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नदी एक संज्ञा है क्योंकि यह व्यक्ति, स्थान, वस्तु या भावना के नाम को दर्शाता है। यही कारण है कि इसको हम लोग संज्ञा के रूप में रखेंगे। 10वां नंबर क्वेश्चन है कि पंचवर्षीय शब्द निम्नलिखित में से किस प्रकार का समास है। पंचवर्षीय शब्द में निम्नलिखित में से किस प्रकार का समास आपको दिखाई दे रहा है। 10वें का सही आंसर हो जाएगा। यह एक प्रकार का पंचवर्षीय, अर्थात इसमें जो है 10वें का ऑप्शन नंबर आपके पास तत्पुरुष समास इसमें दिखाई देगा। आगे बढ़ते चलते हैं। एक तरफ से देखेंगे अगर डायरेक्ट इसमें वर्ड लगा दिया होता, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप इसको द्विगु समास करते, इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन पंचवर्षीय शब्द लगा दिया गया, 5 ला करके अगर पंच लिख करके अलग करके इसको लिखा गया होता तो तत्पुरुष इसका द्विगु समास हो जाता, वरना यह जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देंगे पंचवर्षीय शब्द तत्पुरुष समास का उदाहरण है क्योंकि इसमें पंच और वर्ष शब्द मिल करके एक नया अर्थ बनाते हैं, यानी कि इसमें दोनों के दोनों पद जो है आपको दिखाई दे रहे हैं। वाह यह तो बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है। याद रखेंगे वाह यह तो बहुत सुंदर है, इस वाक्य में जो विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है निम्नलिखित में से कौन है। 11 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर, देखेंगे आपके पास 11 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, विस्मयादि बोधक चिन्ह का इसमें प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, यानी कि सही आंसर हो जाएगा वाह यह तो बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विराम चिन्ह जो प्रयोग किया गया है ऐसा वह क्या है, वह एक प्रकार का विस्मयादि बोधक चिन्ह का ये जो है उदाहरण है। कहता है कि वाह यह तो बहुत सुंदर है, इस वाक्य में विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग हुआ, जैसा कि आपको बताया जा चुका है। 12वां नंबर प्रश्न आपके सामने है कि अंधे के हाथी देखना। अंधे के हाथी देखना लोकोक्ति का अर्थ निम्नलिखित में से क्या है। अंधे के हाथी देखना ये लोकोक्ति का मुख्य रूप से अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा। 12वें का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। किसी वस्तु को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना, अंधे के हाथी देखना इसका अर्थ हो जाता है। किसी वस्तु को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेना ही उसको हम लोग
जानते हैं। आगे बढ़ते चलते हैं, 13वां नंबर क्वेश्चन देख लीजिएगा, फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। यह तो बहुत सुंदर गीत है, यह वाक्य व्यंग्यपूर्ण है या नहीं? याद रखेंगे, यह तो बहुत सुंदर गीत है, यह वाक्य व्यंग्यपूर्ण है अथवा नहीं है। 13वें का सही आंसर हो जाएगा, देखेंगे, हाँ नहीं, यह कहना मुश्किल है। यह तो बहुत सुंदर गीत है, यह कहना मुश्किल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। 13वें का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यह तो बहुत सुंदर है गीत, यह वाक्य व्यंग्यपूर्ण हो सकता है यदि गीत वास्तव में सुंदर नहीं है तब उस कंडीशंस में, इसलिए इसको कहना बिल्कुल सरल नहीं होगा। 14 नंबर प्रश्न आपके सामने कहता है कि मैं घर जाऊंगा, इस वाक्य का क्या भेद है? मैं घर जाऊंगा वाक्य का भेद निम्नलिखित में से क्या है? 14 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरल वाक्य है। यह एक प्रकार का सरल वाक्य है। मैं घर जाऊंगा यह एक प्रकार का सरल वाक्य है। 15वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपवन शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है? 15वें का सही आंसर है, इसमें उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रयोग किया गया है? सही आंसर है, इसमें उप का प्रयोग किया गया है। आगे बढ़ते चलते हैं, 16वां नंबर क्वेश्चन का आपके पास से क्वेश्चन उपलब्ध करा दिया गया है। 16वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद निम्नलिखित में से कौन सा है? 16वां नंबर क्वेश्चन आप देख लीजिएगा। प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि विद्यालय शब्द का संधि विच्छेद क्या हो गया? विद्या प्लस आलय, यानी देख रहे होंगे सही आंसर आपके पास हो जाएगा 16वें का ऑप्शन नंबर ए, विद्या प्लस आलय को हम लोग विद्यालय के नाम से जानते हैं। देख लीजिएगा ऊपर, और ये यानी एक से अधिक यहाँ पर आप देख सकते हैं। बाई मिस्टेक ये थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। अगर आप ए या सी दोनों में से कोई भी अगर आंसर किए हैं तो बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 17वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? निम्नलिखित में से किस शब्द को आप पुल्लिंग की श्रेणी में रखेंगे? दीमक, रात या विधुर? याद रखेंगे 17वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी विधुर को जो है हम लोग पुल्लिंग शब्द के रूप में रखेंगे। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है और प्रश्न नंबर कितना हो जाएगा? ये रहेगा प्रश्न नंबर 18। बोली का क्षेत्र तब थोड़ा विकसित हो जाता है जब उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? बोली का क्षेत्र तब थोड़ा विकसित हो जाता है उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाता है? 18वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जब वह उपभाषा का निर्माण कर लेता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। 19 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है 19वां नंबर को ध्यान से देखिएगा। प्रश्न कहता है कि चौपाई के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? चौपाई के प्रत्येक चरण में आपको कितनी मात्राएं देखने को मिलती है? 19वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चौपाई के प्रत्येक चरण में जो कुल मात्राएं होती हैं वह 16 मात्राएं आपको देखने के लिए मिलती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, 20वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि जो क्रिया अभी हो रही हो उसे क्या कहते हैं? इस प्रश्न की तरफ आगे बढ़ने से एक आवश्यक सूचना एक बार फिर से, यदि बिहार बीपीएससी टीआरई 3.0 संबंधित आप ई बुक लेना चाहते हैं किसी विषय का, हिंदी और इंग्लिश का खास करके, तो आप हमारे इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जो स्क्रॉल हो रहा है उस पर परचेज कर सकते हैं। जो क्रिया अभी हो रही है उसे क्या कहते हैं? तो निम्नलिखित में से वह क्रिया क्या कहलाती है जो अभी हो रही है? 20वें का सही आंसर हो जाएगा, यह अपूर्ण वर्तमान काल के नाम से जानी जाती है। आगे प्रश्न आपके सामने है, 21वां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। प्रश्न कहता है कि अनिवार्य का विलोम शब्द क्या है? निम्नलिखित में से अनिवार्य का विलोम शब्द क्या कहलाएगा? तो अनिवार्य का विलोम शब्द निम्नलिखित में से क्या है? 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, ऐच्छिक जो है अनिवार्य का विलोम शब्द हो जाएगा। अनिवार्य का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? ऐच्छिक, यानी कि आप लेना चाहते हैं लीजिए, नहीं लेना चाहते हैं ऐच्छिक के रूप में इसको बोलेंगे, अनिवार्य बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने कि शोक किस रस का अस्थाई भाव हो जाएगा? इसमें गलती से 6 ऑप्शंस जो है टाइप हो गया है, बट कोई बात नहीं है, ध्यान से देखते चलिएगा। इसी 5वां ऑप्शन है, शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो 22वें का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करुण रस का। शोक किस रस का अस्थाई भाव है? तो इसको करुण रस का अस्थाई भाव माना जाता है। 23वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है कि महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या है? महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप निम्नलिखित में से क्या है? 23वें का सही आंसर है महाशय जो है महाशय शब्द का स्त्रीलिंग रूप माना जाता है। 23 का ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 24वां प्रश्न आपके सामने है, उत प्लस हार के योग से कौन सा शब्द बनेगा? उत प्लस हार के योग से निम्नलिखित में से किस शब्द का निर्माण हो जाएगा? 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत प्लस हार से उद्धार का निर्माण होता है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, 25वां नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कहता है कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सी मानी जाएगी? 25वें का सही आंसर हो जाएगा ये रत्न गर्भा। याद रखेंगे ऑप्शन नंबर ए यहां पर दिया गया है, जो कि बिल्कुल सही आंसर है। पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द जो है रत्न गर्भा के नाम से भी इनको जाना जाता है। आगे बढ़ते चलते हैं, 26 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? आप जो स्क्रीन पर आप ये वीडियो देख रहे हैं, ये हमारे दिए गए जो ई बुक है, जो नया ई बुक तैयार किया गया है, उसमें ये सभी प्रश्न भी इंक्लूड किए गए हैं। बहुत ही शानदार प्रश्न एक के बाद एक आपके पास दिए जाएंगे। इनमें से कौन सी शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से वो कौन सा शब्द है जो कि अशुद्ध रूप से जानी जाएगी? याद रखेंगे, कलश सही है, रसायन जो है वह गलत लिखा गया है, पुण्य जो है यह भी मुझे गलत लग रहा है, रसायन में 9 होना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि 26 में 2-2 ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं। 26वें का ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपके पास डी, उपयुक्त में से एक से अधिक इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर प्रश्न आपके सामने है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? हिंदी निम्नलिखित में से कौन सी परिवार की भाषा मानी जाती है? 27 का सही आंसर है हिंदी जो है भारोपीय परिवार की भाषा के रूप में जानी जाती है। हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? भारोपीय परिवार की यह भाषा मानी जाती है। 28वां नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? प्रश्न आपके सामने है, जाके पाँव न फटे बिवाई सो क्या जाने पीर पराई, इसका निम्नलिखित में से सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थ निम्नलिखित में से क्या हो जाएगा? जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, यही आपके पास से सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए, यानी कि जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है। 28वें का ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते चलते हैं, अगला नंबर क्वेश्चन है 29 नंबर, उसने पढ़ा था इस वाक्य में काल है। उसने पढ़ा था इस वाक्य में निम्नलिखित में से कौन सा काल प्रयोग हुआ है? सही आंसर है इसमें भूतकाल का प्रयोग हो रहा है। तो प्रश्न है कि उसने पढ़ा था इस वाक्य में क्या है? तो इसमें भूतकाल आपको समाहित किया गया है। 30वां नंबर प्रश्न है कि विदेशी भाषा से आए शब्दों को क्या कहते हैं? विदेशी भाषा से आए हुए शब्दों को निम्नलिखित में से क्या कहते हैं? तो विदेशी भाषा से आए शब्दों को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग 30वें का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इसको आगत के नाम से जाना जाता है। याद रखेंगे, विदेशी भाषा से आए शब्दों को आगत के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारे प्रश्न आपने किया होगा और आज आपने 30 में क्या 20 प्लस कर लिया? यदि 20 प्लस कर दिए हैं तो ईमानदारी पूर्वक आप अपने स्कोर जरूर हमें कमेंट कर दीजिएगा। शुक्रिया। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं कल इसी समय। जय हिंद।